हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी रात 11 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है। इस क्लास में दोस्तों हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके लिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए और यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, क्योंकि हमने इसे यूपीएससी के जो पैटर्न होते हैं उसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया हुआ है और उनकी जो है एक डिटेलिंग करी हुई है जो कि आपको अच्छे स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही आपको ये बता दूं कि नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए और सीएपीएफ के लिए भी हम कोर्सेज जो हैं वो जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट विजिट नहीं करी है तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट ज़रूर करें। तो अब हम बात कर लेते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 25 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से 125 तक। इससे पहले के 24 पार्ट आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रही गोगाबील झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग गोगाबील लेक। पहला, यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड इन दी स्टेट ऑफ बिहार ऑफ इंडिया। सेकंड, यह एक विवर्तनिक झील है। तीसरा, हाल ही में इसे कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। कम्युनिटी रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। तो इस पर से हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो सत्य है गोगाबील लेक, गोगाबील झील के बारे में। ऑप्शन ए बोलता है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी कहता है कि 2 और 3, ऑप्शन सी कहता है कि 1 और 3 और ऑप्शन डी बोलता है उपरोक्त सभी। तो ये देख लेते हैं ज़रा इसके बारे में। तो सही आंसर जो ऑप्शन सी है, मतलब दोनों ऑप्शन सी जो सही है कि केवल 1 और 3 जो है वो सत्य हैं। 1 और 3 सत्य होने का मतलब ये है कि यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दूसरा, हाल ही में से कम्युनिटी रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। आइए डिटेलिंग देख लेते ज़रा। तो जो गोगाबील झील है ये बिहार के कोटाहार ज़िले में है, कटिहार ज़िले में है सॉरी, और राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व इसे घोषित किया गया है। और पूर्व में झील सीधे गंगा और महानदी से जुड़ी हुई थी। गंगा और महानदी से शुरू में यह डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व क्या है। तो देखिए, वर्ष 2002 के वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम में इसे पेश किया गया था और वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1972 में संशोधन करके इसे बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जहाँ कोई समाज या व्यक्ति वन्यजीव या उस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भूमि सुरक्षित करने हेतु दान देते हैं तो राज्य सरकार यानी भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है, बशर्ते वह भूमि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई एक कम्युनिटी अपनी जगह को दान करती है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन है कि वो जो ज़मीन होगी वो किसी भी तरह के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व में नहीं आनी चाहिए पहले से। ठीक है, अब वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र का अर्थ क्या है। संरक्षित क्षेत्र का अर्थ होता है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र में आएंगे, अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र में आएंगे, संरक्षण रिजर्व जो है वो इसमें आएंगे और समुदाय रिजर्व जो होंगे वो भी इसमें आएंगे। तो संरक्षित क्षेत्र की परिभाषाएं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह रहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में चर्चाओं में रहा टाटरीग्रेड्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टाटरीग्रेड्स। तो पहला है, यह एक जीव है जो बाह्य अंतरिक्ष में जिंदा रह सकते हैं। दूसरा, यह ज्वालामुखी परिवर्तन में पानी भरने से बनी एक झील है। और सी, यह एक जंगली जीव है जो अपने प्रवास के लिए चर्चा में रहता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में टाटरीग्रेड्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब यह मतलब अंतरिक्ष के बाहर जीवित रह सकने वाला एक जीव है। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इजराइल के अंतरिक्षयान जिसका नाम वेट सीट था उसने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन सतह पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मतलब चंद्रमा की सतह पर पहुंचते साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन यह कई वस्तुओं को लेकर जा रहा था जिसमें टाटरीगेट नामक एक जीवित जीव के हज़ारों नमूने भी शामिल थे और इसे वाटर बियर या मोस पिगलेट भी कहा जाता है। और एक मुक्त जीव छोटे अकशेरुकी टाइप में रहते हैं और यह बाहरी स्थान में ठंडे निर्वात में जीवित रह सकता है और यह अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान के स्तर को सहन कर सकता है। मतलब यह एक ऐसा जीव है जो खुले अंतरिक्ष में रह सकता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है, स्टिल है वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। इस जो बेड शीट के
इंसिडेंट के बाद ये चीज़ क्लियर हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा पंचामृतम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पंचामृतम के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, यह तमिलनाडु सरकार के पलानी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला एक मीठा प्रसाद है। दूसरा, हाल ही में से जीआई टैग दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है पंचतम के बारे में। आइए देख लेते हैं कि पंचामृतम के बारे में क्या सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब दोनों कथन सत्य हैं। मतलब तमिलनाडु के पलानी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला एक मीठा प्रसाद है और इसे जीआई टैग भी जो है वो दिया गया है। बात कर लेते हैं ज़रा कि जो पंचामृतम है इसमें दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस, ये 5 चीज़ें होती, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पंचामृतम इसका नाम रखा गया, क्योंकि 5 तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वही हम बात करें कि मुरुगन मंदिर में प्रसादम के रूप में दिए जाने वाले यह एक प्रसिद्ध मीठी वस्तु और इसको भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि भाई किसी एक क्षेत्र की या रीजन की जो फेमस वस्तुएं होती हैं उनको वहाँ की आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाता है, जीआई टैग जिसे हम बोलते हैं। तो इसे पंचामृतम को जीआई टैग मिला हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनिमय विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में किया जाता है। ठीक है, और इसी समझौते के तहत इस चीज़ को लागू किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो कि सितंबर 2003 से समूचे विश्व में क्या है, लागू है। दोस्तों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सैंड बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सैंड बॉक्स जो अभी चर्चा में रहा था उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह किसी कृषि क्षेत्र में उपस्थित मृदा के परीक्षण हेतु एक किट है। दूसरा, यह एक नियंत्रित वातावरण में किसी तकनीक के परीक्षण हेतु तकनीक है। सी, यह एक एप्लीकेशन है जिसे मौसम परिवर्तन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। या फिर डी, यह इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो वायु वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कि ये एक नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर एक नियंत्रित परीक्षण विनिमयक वातावरण में नए उत्पादों सेवाओं को लाइव परीक्षण के लिए करता है। मतलब उत्पादों के लाइव जो प्रशिक्षण किए जाने के लिए किट बनाई गई है उसका नाम है नियामक सैंडबॉक्स, है ना। नियंत्रण वातावरण में किसी तकनीक का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारी, नोटिफाइबल डिसीज़ के संबंध में सत्य है ना। अधिसूचित किए जाने योग्य बीमारी, नोटिफाइबल डिसीज़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति मिलने पर इसकी जानकारी उच्च प्रभाग हायर अथॉरिटी को देना अनिवार्य होगा। दूसरा, भारत में से अधिसूचित रोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय संशोधन जारी किया जाता है और अभी तक भारत में एक भी अधिसूचित योग्य बीमारी नहीं है। ऐसा कोई भी एक नोटिफाइबल डिसीज़ जो है वो भारत में नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, जिसे कानूनी सरकारी द्वारा सूचित किया जाता है इन्हें अनुसूचित बीमारी कहा जाता है और अधिकारियों को बीमारी की निगरानी करने की अनुमति देता है और संभावित प्रकोपों की प्रारंभिक चेतावनी दी जाती है। मतलब ऐसी डिसीज़ जो काफ़ी खतरनाक होते हैं जिन्हें नोटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस पहल को चलाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 1969 में WHO को अपनी वैश्विक निगरानी और सलाहकार भूमिका के साथ मदद करने के लिए रोग रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस रोग रिपोर्टिंग की आवश्यकता के तहत यह आवश्यक होता है कि नोटिफाइबल डिसीज़ कराया जाए ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों से अवगत हो सके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप सभी के लिए आज एक काम है कि इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू बताएं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।